पाकिस्तान मूवमेंट में ये वाला हिस्सा है मेजर। तो पाकिस्तान मूवमेंट में 1857 से लेकर 1947, तो 1857 में कौन सा वाक़या पेश आया जिसके बाद हम पाकिस्तान मूवमेंट को उससे वाबस्ता करते हैं? वैसे तो हिस्ट्री बहुत है, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में, तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अटैक किया 712 में। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको कनेक्टिविटी दे रहा हूँ कि आप थोड़ा सा हिस्टोरिकल उसको देख लें क्रोनोलॉजिकल आर्डर में। इन 712 मोहम्मद बिन कासिम अटैक डन सिंध, जिसके बाद उन्होंने सिंध को फ़तह किया, फिर पूरे हिंदुस्तान मुल्तान को फ़तह किया और 3 साल तक वो यहाँ रहे। उसके बाद वो वहाँ वापस चले गए। आप सब ने ये पढ़ा हुआ है, आप सबको ये क्लियर है या बताने की ज़रूरत है? मोहम्मद बिन कासिम को आपने पढ़ा हुआ है, सिंध को उन्होंने फ़तह किया, और जो बुनियादी हमारे पास प्राइमरी सोर्स है इस इवेंट को पढ़ने का, उस बुक का नाम है चचनामा। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम कौन थे? हु वाज मोहम्मद बिन कासिम? मुस्लिम तो नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन बादशाह थे। अच्छा, और कोई बताएं? सिपह सालार थे। ठीक है, बेसिकली वो उनको भेजा गया कि वो सिंध को फ़तह करें, और उनको भेजा उनके इराक़ के गवर्नर ने। हु वाज द गवर्नर ऑफ इराक़? हिजाज बिन यूसुफ़। हिजाज बिन यूसुफ़ ने उनको भेजा सिपह सालार को कि वो सिंध को फ़तह करें। सिंध के फ़तह के लिए वो 2 रास्तों से आए, मकरान से और फिर देबल बंदर से, यानी समंदर के रूट से उनकी फ़ौज आई। और उन्होंने फिर यहाँ जिस बादशाह के साथ, जिस रूलर के साथ मुकाबला किया, उनका नाम क्या है? राजा दाहिर। राजा दाहिर हिंदू बादशाह थे सिंध के, उनके साथ उन्होंने मुकाबला किया, उन्हें शिकस्त दी, और सिलोली सबसे पहले उन्होंने देबल बंदर को फ़तह किया, और फिर नॉर्थ की तरफ चलते गए, उन्होंने सेविस्तान को फ़तह किया, और सेविस्तान का मौजूदा नाम सेवन है। और फिर उन्होंने नेरून कोट को फ़तह किया, नेरून कोट का मौजूदा नाम हैदराबाद है। फिर उन्होंने बखर को फ़तह किया, फिर उन्होंने ब्रह्मनाबाद को फ़तह किया, ब्रह्मनाबाद का मौजूदा नाम नवाब शाह है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्थ की तरफ चलते गए, और फिर उन्होंने मुल्तान को फ़तह किया। तो इस तरह सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों का रूल शुरू हुआ। लेकिन कौन से मुसलमान? वो मुसलमान जिनका ताल्लुक़ अरबस्तान से था, यानी अरब से था, और अरब से उनको भेजा था हिजाज बिन यूसुफ़ ने, जो इराक़ के गवर्नर थे। अरब उस वक्त अरब का जो हेड था, उस ओहदे का नाम था खलीफा, और जैसे हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है, तो खलीफे के अंडर गवर्नर काम करते थे, जैसे हमारे पास एक प्राइम मिनिस्टर के अंडर सीएम काम करते हैं, हर सूबे का सीएम होता है, तो वहाँ हर सूबे का गवर्नर हुआ करता था। तो इराक़ का जो गवर्नर था हिजाज बिन यूसुफ़, उन्होंने जो है इनको भेजा कि आपसे इनको फ़तह करें। वलीद बिन मालिक और वलीद बिन सलमान ने उन्हें वापस बुलाया था। असल में वो डायनेस्टी चेंज हुई थी, बनु उमैया डायनेस्टी ख़त्म हुई, बनु अब्बास डायनेस्टी शुरू हुई, तो बनु अब्बास डायनेस्टी में उन्हें वापस बुलाया गया था। ठीक है, ये सब इसका जो प्राइमरी सोर्स है, अगर आप इसको इन डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो उस किताब का नाम है चचनामा। ये बुक का नाम है चचनामा बुक है, जिसमें ये लिखा हुआ है। अच्छा, और इसके जो ऑथर हैं ये है अली कुफ़ी, नॉट द ऑथर ऑफ द बुक, बेसिकली ही एडिटेड द बुक। उनको ये बुक मिली और फिर उन्होंने इसको एडिट किया। ये उन्होंने खुद लिखा है कि मैंने ये इस बुक का तर्जुमा किया है और इसको एडिट किया है, इसमें थोड़ी तब्दीलियाँ की हैं। इसका मतलब है कि ये बुक उनकी लिखी हुई नहीं है, ओरिजिनल ऑथर कौन है उसका कोई पता नहीं है, लेकिन हमारे पास प्राइमरी एक सोर्स है। अरबों की हुकूमत के बाद जैसे कि सब कॉन्टिनेंट में मुख्तलिफ़ हुकूमतें आती रहीं, फिर तुर्किश गज़नवी आए, गौरी आए, महमूद गज़नवी आए 1000 में, आपको याद होगा यानी आप उस दौर में तो नहीं थे, लेकिन आपने पढ़ा होगा तो याद होगा। 1000 AD में किसने हमला किया? महमूद गज़नवी ने। उन्होंने 17 हमले किए आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान पे, और आखिरी हमला किया 1027 पे, 127 में लास्ट हमला किया, टोटल 17 किए।
उन्होंने सबसे पहले जो हमले किया, आहिस्ता आहिस्ता हमलों में फिर उन्होंने सोमनाथ के मंदिर पर कब्ज़ा किया, जिसको उन्होंने जो गुजरात में मौजूद था उसका सोना, उसकी दौलत सब वो लेके चले गए। उसके बाद गज़नवी आए, मोहम्मद गज़नवी के बाद मोहम्मद गोरी आए, महमूद गज़नवी के बाद मोहम्मद गोरी आए, जिनका टेन्योर जो है 1192 है। 1192 में बेसिकली उन्होंने एक जंग की। वो कौन सी जंग थी जो उन्होंने 1192 में जो जंग लड़ी, उसका नाम क्या है? तराइन। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में हुई, जिसमें गौरी को शिकस्त हुई। फिर दूसरे साल 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई, जिसमें गौरी ने जंग जीती और उसके बाद गौरी का दौर शुरू हुआ। फिर मुसलमानों की इस तरह हुकूमत शुरू हुई और फिर स्लेव डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत, और ये सिलसिला चलता रहा 1526 तक, 1526 तक। और 1526 में कौन आए, कौन सी डायनेस्टी शुरू हुई? मुग़ल डायनेस्टी शुरू हुई। मुग़लों के पहले बादशाह है जिसका नाम था बाबर, ज़हीरुद्दीन बाबर, पहले रूलर है। बाबर तुर्किश थे, तुर्क से आए। अपने फादर की तरफ से वो तैमूर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और अपनी वालदा की तरफ से चंगेज़ खान से ताल्लुक़ रखते थे, ज़हीरुद्दीन बाबर। और 1526 में जब वो यहाँ आए तो उन्होंने जो फतूहात की, जो उन्होंने जंग फतेह की, जो जंग वो लड़े, उसका नाम क्या है? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, एंड इट वाज फॉट बिटवीन द ज़हीरुद्दीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी, दोनों के दरमियान ये जंग हुई और बाबर वो जंग जीत गए 1526 में। उसके बाद बाबर की हुकूमत शुरू हुई और मुग़ल सल्तनत का बुनियाद पड़ा। बाबर की जो मशहूर बुक है उसका नाम है तुज़्क बाबरी। वो बुक तुर्किश में लिखी हुई है, आप उसको पढ़ सकते हैं, बहुत बेहतरीन बुक है, नायाब बुक है, उसका मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस में तर्जुमा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। उन्होंने उस वक्त लिखी, आप समझ लें कि आज से 400 साढ़े 400 साल पहले बुक लिखी हुई है। तो उस बुक को जब आप पढ़ेंगे तो आप उस पस मंज़र को समझेंगे, उस सोसाइटी को समझेंगे, उस दौर को समझेंगे कि बाबर एक लिहाज से तुर्किश थे, तुर्किस्तान से, उनका सेंट्रल एशिया से ताल्लुक़ था। वो यहाँ हिंदुस्तान में हुकूमत करते हैं और उन्होंने अपनी बुक में इस बात का इज़हार किया है कि यहाँ मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना यहाँ के लोग अच्छे हैं, ना यहाँ का पानी अच्छा है, ना यहाँ के फ्रूट्स अच्छे हैं, ना यहाँ के जानवर अच्छे हैं, ना यहाँ के घोड़े अच्छे हैं जिन पर वो सवारी करे। उसके बावजूद वो यहाँ हिंदुस्तान में रहना पसंद कर रहे हैं, इस वजह से क्योंकि वो रूल कर रहे थे। तो एक लिहाज से बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको सीखने की मिलेंगी। जो मुग़ल दौर है, मुग़ल दौर 1526 से लेकर 1526 से लेकर 1857 तक रहा। ये जो मैंने आपको बात बताई 1857, ये सब टेन्योर रहा मुग़ल बादशाहों का। टोटल मुग़ल रूलर्स थे 17 और पहले का नाम मैंने क्या बताया? ज़हीरुद्दीन बाबर। और आखिरी का नाम क्या है? बहादुर शाह ज़फ़र। लास्ट रूलर वाज बहादुर शाह ज़फ़र। इनके दरमियान 17 रूलर्स रहे। जो मशहूर रहे वो पहले बाबर रहे, फिर उनके बेटे हुमायूं रहे, फिर उनके बेटे अकबर मशहूर रहे और अकबर सेकुलर के तौर पर माने जाते हैं जिन्होंने दीन इलाही इंट्रोड्यूस कराया। और अकबर का दौर एक डिफरेंट मुग़ल डायनेस्टी का दौर है। और अकबर के बेटे फिर जहांगीर रहे, फिर जहांगीर के बेटे शाहजहाँ रहे, फिर शाहजहाँ के बेटे औरंगज़ेब रहे जो रिलीजियस आर्थोडॉक्स थे। और उसके बाद का जो दौर है वो मुग़ल रूलर के समझ लें कि फ़ाल होने का दौर है। उसके बाद उनके समझ लें कि कमज़ोर दौर उनका गुज़रता है और वो 1857 तक है। 1857 में हम इसको कट ऑफ इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी पहले ही आ चुकी थी। कब आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बेसिकली क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, व्हाट वाज ईस्ट इंडिया कंपनी? हाँ, बरतानिया ने ये बनाई और इसका बुनियादी मकसद क्या था? हिंदुस्तान में ट्रेड करना। ठीक है, तो वो हिंदुस्तान में ट्रेड के पर्पज़ से आए, उन्होंने तिजारत यहाँ शुरू की और उस तिजारत को वो बढ़ाते गए और बढ़ाते बढ़ाते फिर उन्होंने हिंदुस्तान की स्टेट्स पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने जो है आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी फ़ौज बना ली जिसमें इंडियंस को ही अपॉइंट किया। उन्होंने अपनी जुडिशरी बना ली, उस जुडिशरी में
जजेस को अपॉइंट करते थे और नया एक प्रोसेस उन्होंने हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस करा लिया। नतीजा ये निकला कि उन्होंने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करते करते आखिर में जो सबसे बड़ी जंग की वो 1857 जंग हुई, जिस जंग का नाम है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अंग्रेज़ जंग जीत गए और ईस्ट इंडिया कंपनी जंग जीत गई, इंडियंस को शिकस्त हुई, जिसके बाद हिंदुस्तान को मुकम्मल अंग्रेज़ों ने कंट्रोल किया और बरतानिया से वो उसको चलाया जाने लगा। हिंदुस्तान कॉलोनी बन गया बरतानिया की। आप समझते हैं कि कॉलोनी किसे कहते हैं, कॉलोनी क्या होता है, समझते हैं आप कि कॉलोनी किसे कहा जाता है? ठीक है, तो 1857 में हिंदुस्तान जो है बरतानिया की कॉलोनी बन गया और उन्होंने 1858 में एक नया एक्ट दिया, नया आइन दिया। इन 1858 उन्होंने एक एक्ट पेश किया जिसके तहत वो हिंदुस्तान को उस कानून के मुताबिक चलाएंगे। जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हेड होगा, हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ़ द स्टेट, वो उन्होंने वाइसराय को बनाया और वाइसराय जो है वो चेंज होते रहते थे और वाइसराय ही उसको रन करेंगे। तो अब सवाल ये है कि 1857 की जो जंग हुई वो जंग क्यों हुई, उसके क्या असबाब थे और इंडियंस क्यों हार गए, बरतानिया क्यों जीत गया? आपको ये समझ आ रहा है या कोई और तरीका अपने समझाने का? क्लियर समझ आ रहा है? 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में आप बता सकते हैं कि इंडियंस क्यों हार गए और अंग्रेज़ क्यों जीते? ठीक है, उसके बाद सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी, लीडरशिप कमज़ोर थी, स्ट्रेटजी ऑफ वॉर नहीं थी, कम्युनिकेशन नहीं था, यूनिटी नहीं थी, उनमें मॉडर्न वेपन्स नहीं थे उनके पास, इंडियंस के पास। नतीजे में जंग हार गए और अंग्रेज़ जंग जीत गए। उसके बाद अंग्रेज़ों ने यह सिलसिला शुरू कर दिया। इस जंग के बाद अंग्रेज़ों ने सिर्फ मुसलमान को जंग का ज़िम्मेदार ठहराया और उसके बाद फिर सर सैयद अहमद ख़ान ने उसको डिफेंड किया और ये सिलसिला इस तरह चलता रहा। ठीक है, सर सैयद अहमद ख़ान ने फिर मुसलमानों के लिए काम किए, तालीमी इदारे बनाए, ये सब। ये पिछले लेक्चर की लिहाज से आपको मैं रिवाइज़ भी करा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें रिकॉल हों तो फिर हम अगले उस पर चल सकें। ठीक है, 1885 में फिर कांग्रेस बनी। कांग्रेस एलन ऑक्टिवन ह्यूम ने बनाई। फर्स्ट प्रेसिडेंट उसके जो है वो बनर्जी थे और कांग्रेस बॉम्बई में बनी। कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसका नाम था। सर सैयद उसकी मुखालफत करते थे कि मुसलमान उसमें ना जाएं। सर सैयद के दौर में तो वो सारे मुसलमान नहीं गए जो सर सैयद की हिमायत में थे, लेकिन वो मुसलमान ज़ाहिर है उसके मेंबर बने जो सर सैयद की हिमायत में नहीं थे। और उसके बाद 1905 का पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी बंगाल को दो हिस्सों में बनाया गया और इसको भी हमने डिटेल के साथ पिछली क्लास में डिस्कस किया था। ऐसा ही है, आपको क्लियर है। और फिर मुस्लिम लीग बनी 1906 में। तो मुस्लिम लीग बनने की ख़ास वजह क्या थी, मुस्लिम लीग क्यों बनाई गई, मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? मुस्लिम लीग के 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। एक ये कि मुस्लिम लीग बरतानिया हुकूमत के साथ लॉयल रहेगी, वफ़ादार रहेगी। दूसरा ये कि मुस्लिम लीग विल फ़ाइट फॉर द राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स, जो मुसलमानों के राइट्स हैं उनके लिए फ़ाइट करेगी, और जो अदर माइनॉरिटीज़ हैं रिमेनिंग मुस्लिम्स उनके लिए वो फ़ाइट करेगी। तो ये मुस्लिम लीग के बुनियादी तौर ऑब्जेक्टिव्स थे। मुस्लिम लीग कब बनी? 13 दिसंबर 1906। ठीक है, शाबाश। और उसके बाद जो है मुस्लिम लीग बनने के बाद कायद-ए-आज़म जी लॉयल्टी विथ ब्रिटिश गवर्नमेंट, हुकूमत बरतानिया हुकूमत के साथ मुस्लिम लीग वफ़ादार रहेगी। और उसके बाद 1909 में उन्होंने मिंटू मोले रिफॉर्म्स यानी एक नया आइन पेश किया बरतानिया ने, और उस आइन के मुताबिक जो है उन्होंने चलाना शुरू कर दिया हिंदुस्तान को। और कायद-ए-आज़म ने सेम ईयर में 1906 में जो है वो ज्वाइन किया कांग्रेस को, क्योंकि कायद-ए-आज़म 1893 में ऑलमोस्ट वापस आ गए थे लंदन से पढ़ के यानी वकालत करके। और उसके बाद शुरू में कायद-ए-आज़म ने वकालत की और वकालत के प्रोफेशन में रहे और वो डिफरेंट केसेस लेते थे जिस पे वो फ़ाइट करते थे। फिर कायद-ए-आज़म थोड़े अरसे के लिए जज भी रहे, यानी उन्होंने मैजिस्ट्रेट का एग्ज़ाम दिया और वो मैजिस्ट्रेट बन गए। और आई थिंक 3 मंथ्स के लिए वो मैजिस्ट्रेट रहे। जी क्या कह रहे?
इंटरम ही, लेकिन 3 महीने वो जज रहे। जज, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि वो जो 3 महीने के लिए जज रहे, उसके बाद जो उस वक्त के जस्टिस थे उन्होंने उनको ऑफ़र किया था कि आप ज़्यादा वो रह सकते हैं, मतलब उनको ज़्यादा रहने के लिए उन्होंने बोला था, लेकिन कायद-ए-आज़म ने ख़ुद ये रिफ्यूज़ किया था। और उस वक्त कायद-ए-आज़म ने जो है उन्हें 500 रुपीज़ जो है उस वक्त की जो करेंसी थी उस लिहाज से सैलरी ऑफ़र की थी, जो कि कायद-ए-आज़म ने रिफ्यूज़ किया था कि उसका उन्होंने जवाब इस तरह दिया था कि थैंक यू सर, सून आई विल बी एबल टू अर्न सच मनी इन अ डे। ये जो आप मुझे 500 दे रहे हैं महीने के, मैं बहुत जल्द काबिल हो जाऊंगा कि ये मैं एक दिन में कमा सकूं। तो वो फिर अच्छे वकील की हैसियत से सामने आए, उन्होंने बड़े बड़े केसेस लिए और फिर वो कांग्रेस के मेंबर बने। जब कायद-ए-आज़म कांग्रेस के मेंबर बने तो ज़ाहिर है कांग्रेस एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे, और कायद-ए-आज़म कांग्रेस के मेंबर रहे 1920 तक। और इसी के दौरान कायद-ए-आज़म 1913 में मुस्लिम लीग के मेंबर बने। इन 1913 ही बिकेम द मेंबर ऑफ द मुस्लिम लीग, और ये फ़ैसला उनसे करवाया मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने, क्योंकि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने उन्हें कायल किया कि आप आ जाए मुस्लिम लीग ज्वाइन करें। उन्होंने मुस्लिम लीग तो ज्वाइन की, लेकिन कांग्रेस से रिज़ाइन नहीं दी। दोनों के वो मेंबर रहे, और वो मेंबर रहे 1920 तक, 1920 तक। इसके दरमियान का जो दौर है फ्राम 1913 टू 1920, ये बड़ा अहम दौर है इस सेंस में कि एक तो कायद-ए-आज़म ने इसमें लखनऊ पैक्ट करवाया था इन 1916। 1916 में एक मुआहदा तय हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान, उस मुआहदे का नाम है लखनऊ पैक्ट। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है? कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर लखनऊ पैक्ट लिख रहा हूँ जी, कोई बात आप पूछना चाहते हो? कांग्रेस 1920 तक, 1913 में। तो 13 और 20 का जो दरमियान का दौर है वो दोनों के मेंबर रहे। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ। तो लखनऊ पैक्ट में बेसिकली क्या हुआ कि लखनऊ पैक्ट में ये तय पाया कि ये क्योंकि कायद-ए-आज़म की इन्फ्लुएंस से हुआ, कायद-ए-आज़म ने दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को कायल किया, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ एक प्लेटफॉर्म पर आईं, और बेसिकली उसके ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि जो मुस्लिम लीग की कुछ डिमांड्स थी मुसलमानों की फेवर में, जो डिमांड्स वक्तन फ़वक्तन वो करती रहती थी, तो उन्होंने जो डिमांड्स की कांग्रेस ने उसको एक्सेप्ट किया। अब वो कौन सी डिमांड थी? एक डिमांड थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट हो, यानी जुदागाना इंतखाबात हो, सेपरेट इलेक्टोरेट जिसे कहते हैं। इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग की एक डिमांड है कि जो इलेक्शन हो वो उसमें मुस्लिम लीग अगर अपने नहीं, मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट तो करेगी, लेकिन मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी तरफ से दो दो नुमाइंदे रिप्रेजेंट खड़े करेंगी, एक मुसलमान होगा एक हिंदू होगा, और इसको वो सेपरेट इलेक्टोरेट कह रहे थे। इस लिहाज से ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट हुआ, इसको कांग्रेस पहले तस्लीम नहीं करती थी, लेकिन 1916 में उन्होंने इसको तस्लीम किया। उसके बाद दूसरी डिमांड ये थी कि मुस्लिम लीग की 1/3 रिप्रेजेंटेशन हो, यानी मुसलमानों की जो हुकूमत में रिप्रेजेंटेशन हो वो 1/3 हो। 1/3 से क्या मुराद है कि 100 में से कितने परसेंट? 33% और रिप्रेजेंटेशन हो। तीसरी मुस्लिम लीग की डिमांड ये थी कि 1/4 मेजॉरिटी के साथ आइन में तब्दीली की जाए, यानी अगर आइन में कोई तब्दीली की जा रही है तो उसमें जब 75% लोग हिमायत करें तब आइन में तब्दीली हो, अदरवाइज़ आइन में तब्दीली ना हो। तो ये मुस्लिम लीग की डिमांड पहले तस्लीम नहीं होती थी, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर उसको तस्लीम किया, इसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? तो 1/4 मतलब उसमें यह तय पाया कि 75% लोग जब हिमायत करें लेजिस्लेटिव असेंबली में तब जाके आइन में तब्दीली हो। आइन में तब्दीली आप समझ रहे हैं ना? जैसे हमारा एक आइन है, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ तब्दील करनी है, मौजूदा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मसलन अगर प्राइम मिनिस्टर हमें मुंतखब करना है तो कैसे प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होता है? हमारा प्राइम मिनिस्टर कैसे बनता है? जो लोग मेंबर्स वोट लेके आते हैं
वहाँ पहुँच जाते हैं, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स ज़्यादा वोट लेके आते हैं, ज़्यादा मेंबर्स जीत के आते हैं और वो फिर उनकी हिमायत करते हैं। लेकिन ये जो हिमायत उनकी होती है, मेरा सवाल ये है कि उसे कितने वोट्स दरकार होते हैं। हमारे पास टोटल मेंबर्स कितने हैं नेशनल असेंबली के? 342 नेशनल असेंबली के हैं। नेशनल असेंबली के कितने हैं? 340। और सेनेट के यहाँ 104 है। अच्छा, मुझे ये बताएं इनमें से अपर हाउस कौन सा है, लोअर हाउस कौन सा है? और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपर हाउस एंड लोअर हाउस? दोनों में क्या फ़र्क है? वेरी गुड, दिस इज़ बेसिकली द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। ये पाकिस्तान की जो आवाम है, पॉपुलेशन है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और ये जो है किसके लिए, किस चीज़ के लिए? ये इक्वलिटी के लिए है। यानी इसमें जो मेंबर्स हैं 342, ये चारों सूबों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये बेसिकली वो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो आबादी के बुनियाद पर हैं। मिसाल के तौर पर अगर पंजाब की आबादी ज़्यादा है, मिसाल हम अगर पाकिस्तान की आबादी का परसेंटेज निकालें, 100 आबादी है इस वक्त, तो इस 100% का अगर हम परसेंटेज निकालेंगे पंजाब की कितनी है, सिंध की कितनी है, तो इसमें से 50% पंजाब की है। हम बात कर रहे हैं वो जो फिगर्स में मौजूद है, इन रियल आप तहकीक करें वो अलग बात है। 50% जो है वो पंजाब से है, और इस तरह 24% सिंध से है, और फिर कुछ पंजाब बलूचिस्तान में सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा पंजाब में है, दूसरे नंबर पर सिंध में है, तीसरे नंबर पर KPK में है। गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर को छोड़ के, क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव हमारी नेशनल असेंबली में नहीं है, उनकी अपनी असेंबलीज़ हैं। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन है तो पूछते चलें। नेशनल असेंबली, ठीक है। अब इसका मतलब है कि यहाँ अगर ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है तो इसका मतलब है कि 342 में से आधे मेंबर्स तकरीबन कहाँ से आने चाहिए? पंजाब से आने चाहिए। और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मैं आपको बताऊं कि सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी से मकसद है कि 50% से एक वोट ज़्यादा, यानी इसका 50% कितना हो गया? 171 इसकी 50% हो गया, और एक वोट ज़्यादा चाहिए, यानी कितने चाहिए? 172। इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितने वोट चाहिए? इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर ज़्यादातर वो बनेगा जो पंजाब से जीत के आएगा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन का दंगल मचेगा वो कहाँ मचेगा? इसका मतलब है कि ये जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको लाहौर की तरफ भागते नज़र आती हैं, उसकी ख़ास वजह ये है कि उन्हें वोट जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब से लेना है। सारी डेवलपमेंट्स पे फ़र्क भी इसलिए है क्योंकि जिस हुकूमत ने आना है उससे आंसरेबल वहाँ होना है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वहाँ से बनना है। एक लिहाज से इस चीज़ का बड़ा डिफरेंस आ जाता है। इसलिए ये पॉपुलेशन में आप देखते हैं ना, ये पॉपुलेशन में पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑब्जेक्शन करती हैं कि भाई कराची की आधी आबादी क्यों दिखा रहे हैं, कराची की यूँ आबादी क्यों दिखा रहे हैं। इसके पीछे समहाउ रीज़न्स ये होते हैं कि एक लिहाज से MNAs यहाँ से ज़्यादा चाहिए, एम्प्लॉइज़ यहाँ से ज़्यादा चाहिए। जहाँ आप कम पॉपुलेशन दिखा रहे हैं वहाँ से आप CSS एग्ज़ाम देखें या जो भी देखें वो कोटा सिस्टम के तहत चलते हैं। जहाँ की आबादी ज़्यादा, वहाँ के एम्प्लॉइज़ ज़्यादा, वहाँ के मिनिस्टर्स ज़्यादा, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। इज़ इट क्लियर? आप सबको ये चीज़ क्लियर हो रही है? ओके। तो ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है और ये फिर बराबरी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि यहाँ सबसे कम मेंबर्स कौन से सूबे के होंगे? बलूचिस्तान के। इसलिए क्योंकि बलूचिस्तान की आबादी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की टोटल ज़मीन निकालें, मिसाल ये पाकिस्तान की टोटल ज़मीन है, 100% उसकी निकालें, वैसे तो है 796,096, ये पाकिस्तान की टोटल स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन अगर हम इसका 100% निकाल रहे हैं तो 100% में से 47% ज़मीन बलूचिस्तान के पास है। बाकी 53% जो इलाका है उसमें पंजाब, KPK और सिंध शामिल है। इसका मतलब है कि आबादी के लिहाज से वो सबसे कम है
और बाय लैंड के लिहाज से वो सबसे ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज के लिहाज से वो सबसे ज़्यादा भी हैं। रिसोर्सेज भी क्योंकि उनके पास ज़्यादा है, गैस वहाँ ज़्यादा है, सोना वहाँ ज़्यादा है, गोल्ड वहाँ ज़्यादा निकल रहा है ना पहाड़ों में से। और सुई गैस तो आपको पता है 1951-52 से सुई गैस है, तो नेचुरल रिसोर्सेज उसके पास ज़्यादा है। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन बराबर है। ये जो मेंबर्स हैं ये सब बराबरी के बुनियाद पर हैं। 4 माइनॉरिटीज़ के हैं और बाकी कुछ वेमेन कोटा है, और उसके बाद जितने भी हैं वो सब बराबर के बुनियाद पर हैं। हर सूबे की इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब है कि हम ओवरऑल ये जो पार्लियामेंट है, ये वाली पार्लियामेंट, बेसिकली पार्लियामेंट का काम क्या है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट? वाई वी हैव पार्लियामेंट? उसका काम क्या है? अदालत का काम क्या है? चले मुझे ये बताएं। स्टूडेंट्स का काम क्या है? टीचर का काम क्या है? इसी लिहाज से अदालत का काम क्या है? इंसाफ करना। डैम बनवाना उसका काम नहीं है, इंसाफ देना अदालत का काम है। इसी तरह पार्लियामेंट का क्या काम है? उनका एक लिहाज से ये सब चीज़ें हैं, मसलों को वो किस हैसियत से हल करेंगे? कानूनी हैसियत से हल करेंगे, कि वो कानून बनाएंगे। यानी उनका काम ये है कि दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। वो असल में उसका मकसद ये है कि वो पाकिस्तान का आइन बनाएगी और आइन को तब्दील भी करेगी, चेंज भी करेगी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। क्योंकि 1973 में हमारा आइन बना, 1973 के बाद तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। उस वक्त व्हाट्सअप नहीं था, अब व्हाट्सअप है। उस वक्त फेसबुक नहीं था, अब है। ट्विटर नहीं था, अब है। तो अगर आप फेसबुक पे किसी को हरास करें तो उसके लिए कोई कानून तो मौजूद हो। उस वक्त तो उन्होंने नहीं सोचा था कि व्हाट्सएप बनेगा। तो इसलिए वक्त के साथ क्या हुआ, चीज़ें चेंज होनी पड़ती हैं। तो मैं अब ये सवाल पूछ रहा था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये आइन चेंज कैसे करेगी अभी वाली। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि लखनऊ पैक्ट में जो वो पॉइंट थी आइन चेंज की, तो वो कैसे थी। अभी की ये है कि वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ तब्दील करेगी। यानी इसका मतलब है कि 75% लोग हिमायत करेंगे। 342 का 75% कितना हुआ? 2, दोबारा करें। 342 का 75% निकालें। है किसी की मैथ अच्छी? एग्जैक्टली वो सही कह रहे। ये होगा 100 में से 66% की हिमायत। तो 66% कितना निकलेगा इसका 342 का? 225 225 तो 225 मेंबर जब हिमायत करेंगे तो अब आइन में तब्दीली होगी। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाना आसान है कंपैरेटिव आइन को चेंज करना। अब आपको बात समझ आ रही होगी। मिसाल 18वीं तरमीम का जिक्र चलता है कि आप 18th अमेंडमेंट को हटा दें, और उसके हटाने के लिए बंदोबस्त भी किए जाते हैं। लेकिन बात वही है कि आप प्राइम मिनिस्टर किसी को मुश्किल से बना पाते हैं। तो अब आइन में तब्दीली के लिए आपको 225 वोट चाहिए। तो इसका मतलब है ये इजी बात नहीं है। जब 18वीं तरमीम पास हुई थी तब क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ से भी वोट लिए थे, नून लीग से उन्होंने पूरी हिमायत ली थी। नून लीग ने पूरी हिमायत उनको इसलिए की थी क्योंकि नवाज शरीफ को ये ऑफ़र थी कि जरदारी की तरफ से कि पाकिस्तान के आइन में 17वीं अमेंडमेंट के बाद ये मौजूद था कि पाकिस्तान में कोई भी शख्स तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकता। ये तरमीम हुई थी 2001-2002 में गालबन, जब परवेज़ मुशर्रफ शुरू में आए थे। अब ये दूसरी अमेंडमेंट हो रही है 18वीं 2010 में। 2007 में बेनज़ीर शहीद हो चुकी थी और 2 दफ़ा पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बने ही थे, नवाज शरीफ और बेनज़ीर। तो आइन में ये मौजूद था कि पाकिस्तान में कोई तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। तो इसका नुकसान किसको था 2010 में? सिर्फ नवाज शरीफ को। इसका मतलब है कि जरदारी ने उन्हें ये कहा कि हम 18वीं तरमीम में ये भी शामिल करवा देंगे कि पाकिस्तान में कोई भी तीसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है। तो नवाज शरीफ को ये ख्वाब नज़र आने लगे कि अब पाकिस्तान का फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर मैं बन सकता हूँ। लिहाजा उन्होंने नून लीग की तरफ से वोट्स दिलवाए, इसलिए 18वीं तरमीम पास हुई थी। और 2013 में नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर 2 वोट्स चाहिए,
लेकिन अगर आप उसे हटाना चाहते हैं तो कितने वोट चाहिए? 197, 92? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी आया था, आर्टिकल 95। 172 आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल से बता रहे हैं, ठीक है, ओके। आर्टिकल 95 सी है, आर्टिकल 95 उसके अंदर पोर्शन है ए बी सी। जो सी है वो ये बता रहा है कि आइन में जो 95 का सी जो है वो ये कहता है कि पार्लियामेंट यानी मेंबर्स 342 मेंबर्स अगर ये समझ जाएं, अगर उन्हें ये बात लग रही है कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो इस पार्लियामेंट का एतमाद खो बैठा है, यानी अब उन्हें इस प्राइम मिनिस्टर पर कोई एतबार नहीं है कि अब वो कोई भी नुकसान दे सकता है, किसी भी किस्म का नुकसान, तो ये इन मेंबर्स के वोट के ज़रिए से हटा सकते हैं, लेकिन उतने ही वोट चाहिए जितने उन्हें बनाने के लिए चाहिए, यानी 172। इमरान खान को हटाने के लिए कितने वोट पड़े थे? 175 पड़े थे, लेकिन खुद इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी के 20 बंदे वो थे जो आपने उस वक्त न्यूज़ सुनी होगी कि वो सिंध हाउस में बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, तो वो भी वो थे जो इमरान खान के ख़िलाफ़ देना चाहते थे, लेकिन उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो पहले ही वोट कास्ट हो गए। तो प्राइम मिनिस्टर को बनाने के लिए और चेंज करने के लिए ये प्रोसेस है, और आइन को चेंज करने के लिए ये प्रोसेस है। अब आप एक चीज़ समझें कि ये दो हाउसेस क्यों बनाए गए हैं। ये दो हाउसेस इसलिए बनाए गए हैं कि मिसाल के तौर पर अगर इस असेंबली से, नेशनल असेंबली से एक बिल पास हो रहा है और वो बिल पास हो रहा है, लेकिन ज़ाहिर है एक सूबे की मेंबर यहाँ ज़्यादा हैं, उनकी और कुछ दूसरे मेंबर्स की हिमायत से वो बिल पास हो गया, और वो बिल जो पास हुआ है, कोई सा भी बिल, उस बिल की वो बिल दूसरे सूबों की फेवर में नहीं है, किसी सूबे की फेवर में नहीं है, किसी दो सूबों की फेवर में नहीं है। मिसाल एक बिल पेश हुआ, वो पंजाब और KPK की हिमायत में है वो बिल, लेकिन बलूचिस्तान और सिंध की हिमायत में नहीं है, तो वो बिल आगे यहाँ से तो पास हो जाएगा क्योंकि पंजाब की आबादी और उनके मेंबर ज़्यादा हैं, लेकिन सेनेट में क्या होगा? वो रिजेक्ट होगा, इसलिए क्योंकि वहाँ बलूचिस्तान के और सिंध के बराबर के मेंबर हैं जितने पंजाब के हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान से सिर्फ वो बिल पास होगा, वो कानून पास होगा जो तमाम सूबों की हिमायत में होगा, और सब सूबे उसमें एग्री करेंगे, सब सूबों के लोग उसमें एग्री करेंगे। इस असल में ये फेडरेशन की और डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, लेकिन सिस्टम हमारा ऐसा है कि बज़ाहिर ये इतना बहुत अच्छा है समझाने में और पढ़ाने में, लेकिन जब प्रैक्टिकल प्रोसेस से गुज़रता है तो ये इतना बुरा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे जो ये बैठे हुए हैं ना रिप्रेजेंटेटिव नेशनल असेंबली में, बेसिकली ये किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं? अवाम के। इन फैक्ट वो अवाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन जो हमारा सिस्टम है उसके मुताबिक वो अवाम के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो मखसूस किसी बंदे के, किसी बिजनेसमैन के, किसी लीड शख्सियत के, अपनी पार्टी के चेयरमैन के और अलग अलग शख्सियात के रिप्रेजेंटेटिव हैं। उनको अवाम का मुफाद नज़र कहीं नहीं आता, उनको नज़र आता है कि हमें क्या डिक्टेट किया जाता है, हमें क्या समझाया जाता है, वो कौन है जो हमें प्रोटेक्ट करेगा, बचा सकता है और फिर आइंदा वाली इलेक्शन में ला सकता है। तो वो उसके बात को, उसके पॉइंट को मद्देनज़र रखते हैं। नतीजे में ये होता है कि अवाम को रिलीफ नहीं मिलता, तो वो बिल जो अवाम की हिमायत में नहीं होता पास हो जाता है, वो बिल जो अवाम की हिमायत में होता है वो रुक जाता है, क्योंकि बात वही है ना कि अवाम के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। लेकिन दुनिया के अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम आप देखेंगे, USA का देख लें आप, इंग्लैंड का देख लें आप, इवन इंडिया का देख लें, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं नज़र आएगा कि अवामी बात हो रही है, अवाम के राइट्स की बात हो रही है, अवाम के हुकूक़ की बात हो रही है। क्योंकि जमहूरियत से बेहतर जो है ना, जमहूरियत से बेहतरीन कोई हुकूमत नहीं है। कोई आज तक जितने पॉलिटिकल हमारी स्ट्रक्चर है उससे हमने ये सीखा है कि सबसे बेहतरीन जो सिस्टम है हुकूमत चलाने का वो डेमोक्रेसी है, क्योंकि अवाम से लोग मुंतखब होकर आते हैं। लेकिन जब सिस्टम ऐसा हो तो फिर सर्वाइव करना बहुत बड़ा मसला हो जाता है।
तो यही बात आप लेके आए लखनऊ पैक्ट की जो तीसरी पॉइंट थी कि आइन में जो तब्दीली होगी वो 66% होगी, जो उन्होंने बताई कि 66% आइन में तब्दीली के साथ जो है वो किया जाएगा। ये आप पिछली बात जो आपने लिखी उसको करेक्ट कर ले कि 66% के साथ आइन में तब्दीली की जाएगी। ये लखनऊ पैक्ट की पॉइंट्स थी। तो लखनऊ पैक्ट बेसिकली अगर आप इसको गौर से देखें तो ये वो कौन सी पॉइंट है, ये वो नुक्ता है, ये वो इवेंट है जो हिंदू और मुस्लिम को एक लिहाज से मुत्तहद कर रहा है। ये वो इवेंट है जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक लिहाज से मुत्तहद कर रहा है। ये वो इवेंट है जिससे पता चल रहा है कि कायद-ए-आज़म की सियासत ऐसी थी कि वो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को मुत्तहद करना चाहते हैं। इस इवेंट के बाद हिंदुस्तान में कायद-ए-आज़म को एक नया टाइटल मिला, वो ये था कि द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। He was known as the ambassador of Hindu-Muslim unity after the Lucknow Pact, which was signed in 1916. तो ये एक बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट बात थी, ठीक है। तो 1916 के बाद का जो इवेंट है वो ये है कि 1919 में मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात नज़र में रखनी चाहिए, वो ये कि 1914 में एक इवेंट पेश आया। कौन सा? What was happened in 1914? वर्ल्ड वार 1 यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वार क्यों हुई, किसके दरमियान हुई? क्योंकि इसको आप समझेंगे तो फिर आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज स्टार्टेड इन 1914। क्या वजह थी उसके पीछे? वजह ये थी कि 1914 में 3 मुल्क आप जहन में रखें, एक है ऑस्ट्रिया, एक है सर्बिया और एक है बोस्निया। यूरोपियन कंट्रीज़ हैं तीनों। हुआ यूँ कि ये जो मुल्क है ऑस्ट्रिया, इसका बादशाह अपनी फैमिली के साथ सर्बिया घूमने गया। सर्बिया घूमने गया तो जब ये सर्बिया घूमने गया, इस बादशाह को फैमिली के साथ बोस्निया के एक बंदे ने कत्ल कर दिया, असैसिनेट कर दिया, मर्डर कर दिया, ठीक है। ये बुनियादी रीज़न बना दोनों के दरमियान लड़ाई का, बोस्निया ऑस्ट्रिया और सर्बिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार का एक सबब बन गया। ऑस्ट्रिया का शहज़ादा अपनी फैमिली के साथ सर्बिया में आया, बोस्निया के शख्स ने इसका कत्ल कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुई। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया से इस बात की पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हमने इसका कत्ल नहीं, इसका कत्ल किया है बोस्निया ने। तो इन्होंने फिर इनसे बातचीत की तो बोस्निया ने उसका कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया, जिसके रिएक्शन में ऑस्ट्रिया और सर्बिया दोनों ने मिलकर बोस्निया पर अटैक किया, पहला अटैक। और बोस्निया का उस वक्त इत्तेहादी मुल्क था जर्मनी। तो इन्होंने जब ऑस्ट्रिया ने और इन्होंने इस पर अटैक किया तो जर्मनी ने इन पर अटैक कर लिया। समझ गए बात यहाँ? तो जर्मनी ने जब इन पर अटैक किया तो इनका इत्तेहादी था फ्रांस ने इन पर अटैक किया। तो इस तरह अटैक्स चलते गए, 2 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप का नाम था एक्सिस और दूसरे ग्रुप का नाम था अलाइज। एक्सिस और अलाइज। एक्सिस वो ग्रुप जिसने जंग की शुरुआत की, जो एक लिहाज से शरारती मुल्क थे। उसमें कौन कौन से उसमें शरारती मुल्कों में आप किसको शामिल करेंगे? इनमें से बोस्निया को, ठीक है। और दूसरा कौन सा शामिल करेंगे? जर्मनी शामिल करेंगे। फिर कौन सा शामिल करेंगे? इटली। और उसके बाद कौन सा शामिल करेंगे? तुर्की। और उस वक्त टर्की का नाम था, टर्की में जो हुकूमत थी वो थी ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। और यहाँ कौन से मुल्क आ गए? यहाँ आ गया ऑस्ट्रिया, सर्बिया, फ्रांस, इंग्लैंड, यूएसए, चाइना, रशिया, ये सब इस तरफ आ गए। इवन जापान फर्स्ट वर्ल्ड वार में इस ग्रुप में था, सेकेंड वर्ल्ड वार में इस ग्रुप में था।
समझ में आ गई आपको बात? कौन से मुल्क ये? एक्सिस के तो लिखे हुए हैं बोस्निया, जर्मनी, इटली, टर्की, ठीक है। इसमें आप लिखें दो, ये लिखें ऑस्ट्रिया और सर्बिया, और फिर लिखें फ्रांस, फिर लिखें जर्मनी, सॉरी जर्मनी नहीं, जापान, ब्रिटिश, और यूएसए, चाइना, नॉट द यूएसएसआर, वो रशिया था उस वक्त 1914 में, और 1917 में फिर वो बन गया यूएसएसआर, क्योंकि उन्होंने ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार के ही रिवॉल्यूशन आ गया। इस जंग के दौरान ही उन्होंने कहा, जो लेनिन का वो थी बल्शविक पॉलिटिकल पार्टी, तो बल्शविक ने ड्यूरिंग जंग के कहा कि भाई हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते, और क्योंकि वहाँ किंगडम था तो वो उनसे तंग आ गए थे। तो ड्यूरिंग जंग के ही उन्होंने रशिया में इनकलाब आ गया और वो यूएसएसआर बन गया, और उन्होंने उससे जंग से भी अपनी जान छुड़ा दी। तो एक लिहाज से इस जंग के दरमियान ही बहुत सारी चेंजेस आने लगी। तो इसमें ये ममालिक थे, लेकिन जैसे ही जंग ख़त्म हुई तो ब्रिटिश और टर्की, क्योंकि एक दूसरे के अगेंस्ट ग्रुप में थे, तो ब्रिटिश ने ये कहा कि जो तुर्की में खिलाफत उस्मानिया है हम इसको तोड़ देंगे। खिलाफत उस्मानिया आप समझ रहे हैं ना, खिलाफत एक हुकूमत का किस्म है, जैसे डेमोक्रेसी, किंगशिप, डिक्टेटरशिप, ऐसे ही एक हुकूमत का किस्म है खिलाफत, और वो इस्लामिक एक लिहाज से है क्योंकि इस्लाम ने उसको इंट्रोड्यूस कराया। तो खिलाफत को हम तोड़ देंगे उन्होंने जब ये कहा, तो हिंदुस्तान जो यहाँ बैठा हुआ है बिल्कुल अलग, यहाँ के रहने वाले मुसलमानों ने इस इंग्लैंड को कहा कि इस टर्की की खिलाफत उस्मानिया हम आपको तोड़ने नहीं देंगे, और उसको बचाने के लिए उन्होंने एक मूवमेंट चलाई जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट। क्लियर? आपको ये समझ आ गई बात? खिलाफत मूवमेंट को शुरू किया मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने और शौकत अली जौहर ने। यहाँ तक आपका कोई सवाल है तो पूछे।